इंडिया ने एक उरी के बाद ये किया कि जी उरी के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की जो कि हुई, जिसमें आके इन्होंने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एक कैंप जो था वो लश्कर तैयबा का उसको टारगेट किया था। पाकिस्तान ने डिनाई किया कि जी तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट, विजिबिलिटी नहीं थी ना। दूसरा फिर जब बालाकोट पे हुआ तो उसका रिस्पॉन्ड हुआ विच वाज विजिबल। वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। दूसरा, अगर आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पढ़े तो देखें जो अभी उन्होंने दी, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि बेसिकली एक इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग टर्म प्लान के परपेट्रेटर्स को हम टारगेट करेंगे और खत्म करेंगे। कि हम माने या ना माने, हमारे यहाँ बैठे तो हुए हैं और सिर्फ बैठे नहीं हुए, ऑफ एंड ऑन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा इनकरेज भी होते हैं। आयशा ये बताइए कि इंडियन जो कैलकुलेशन है इस वक्त या स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है वो किन चीजों के ऊपर कवर कर रहा है आयशा? देखिए, उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आई थिंक कोई क्लैरिफिकेशन टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई है कि ये जहाज जो थे C-130 सप्लाई नहीं किए गए, ये रीफ्यूलिंग के लिए आए थे। अच्छा। सो कोई वेपन्स वगैरह नहीं दिए गए, लेकिन बहरहाल ये है कि टर्की और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की और पाकिस्तान जो है वो एक फाइटर जेट जो है वो को डेवलप उस पर कर रहे हैं। सो कोऑपरेशन वगैरह वगैरह है दोनों ममालिक की। लेकिन ये कि ये 65 की तरह भी ये नहीं कि कोई वेपन्स वगैरह। चाइना ने, ऑफ कोर्स चाइना जो है वो एक बड़ा रीजनल प्लेयर है और इसमें चाहे चाइना और इंडिया की कशीदगी हो और ताल्लुकात जो हैं वो कंपेटिटिव हो, उसके बावजूद मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को ये याद कराती चलूं कि कारगिल जब हुआ था तो चाइना ने तब ना कोई वेपन्स दिए थे और कहा, मशवरा भी दिया था कि भाई जरा इसको गुफ्तगू से कर लो और विड्रॉ वगैरह कर लो। वो भी नहीं चाहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की बहुत सारी सूरतें हैं। एक वो है जो कि इमीडिएटली, और मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएट कोई रिएक्शन होगा। इंडिया कैलकुलेट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी स्टोरी है कि इंडिया एविडेंस भी कलेक्ट कर रहा है टू कन्विंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी के थप्पड़ लगाने की जरूरत है। अच्छा, अब उसमें दो ऑप्शंस हैं, मतलब कि जो क्या क्या हो सकता है। लेट्स डू अ बिट ऑफ वॉर गेमिंग। देखिए, एक तो ये है कि अगर इंडिया फौरन रिएक्ट करता है तो पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा जी। सो उसमें मोदी साहब को भी कोई फायदा नहीं होगा एट दिस पॉइंट, एंड अनलेस ही कैन प्रूव दैट ही हैज एग्जैक्टेड अ कॉस्ट ऑन पाकिस्तान, उसका यूं कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पढ़े तो देखें जो अभी उन्होंने दी, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि बेसिकली एक इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग टर्म प्लान के परपेट्रेटर्स को हम टारगेट करेंगे और खत्म करेंगे। एंड दिस इज अ केस ही इज बिल्डिंग प्रॉब्ली विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब चक्कर ये है कि हम माने या ना माने, हमारे यहाँ बैठे तो हुए हैं और सिर्फ बैठे नहीं हुए, ऑफ एंड ऑन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा इनकरेज भी होते हैं। ये कब की बात है? ये 2 महीने 2.5 महीने पहले जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर में, गजा और कश्मीर की कॉन्फ्रेंस, कश्मीर डे पे। तो उसमें बड़े जमानों के बाद जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप, लश्कर तैयबा की लीडरशिप वो भी आई थी और वो बोली थी। सो इंडिया के पास कम से कम अगर एग्जैक्टली इस वाकये के रेफरेंस से पता नहीं कितना एविडेंस है, लेकिन ये कम से कम वो शो कर सकते हैं कि इनके पास लोग बैठे हुए हैं और एक्टिव हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि एक ऑप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई एक्टिविटी होगी कश्मीर में। हमारी कैलकुलेशन हमारे वालों की यही है कि कश्मीर में जो पॉसिबल कैंप्स हैं वहां कोई अटैक होगा। नेचुरली उसमें वो है कि रिस्पांस होगा। अब इसका मतलब ये है कि दे आर बेसिकली कैलकुलेटिंग कि
कैसी जगह पे या तो वो हिट करें, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ वीक, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 10 days. कैसा एक्शन होगा? पॉसिबल एक्शन जो है वो मतलब कि हर कोई ये कह रहा है कि देखें ये कोई ब्लड लेटिंग तो करनी पड़ेगी लोगों को तसल्ली देने के लिए. अब उसकी क्या सूरत है? एक तो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो. लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जो हंगामा है वो फायरिंग लीपा सेक्टर में हमारी यहाँ से हुई. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हमारी हाँ कुछ लोग चाह रहे हैं कि हाँ जी करो करो, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ये नेशनलिज्म एकदम बहुत रिवाइव हो गई, आर्मी लेड नेशनलिज्म. 2019 वाले स्ट्राइक्स और उसके बाद जो हुआ मामला, मैं यही आपसे बात करूं कि ये दोनों मुल्कों का ये ख्याल है कि वो एस्केलेशन को मैनेज कर सकते हैं. हमेशा से ये एक कैलकुलेशन रही है कि जी हाँ वो होगा, इनकी झड़प होगी, फायरिंग होगी, कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे. लेकिन ये ओवर एस्टिमेट भी करते हैं अपनी पावर को डी एस्केलेशन की या एस्केलेशन की, क्योंकि ये जब मामला फिर अगर हाथ से निकलता है तो फिर फुल फ्लेजेड वॉर भी बन सकती है. बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. और उसमें और ये दीज आर देखिए 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है. बड़ा देखें रजा, इस वक्त बड़ा ट्रिकी मामला है. ट्रिकी यूं है कि अगर इंडिया ने एक उरी के बाद ये किया कि जी उरी के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की जो कि हुई, जिसमें आके इन्होंने अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एक कैंप जो था वो लश्कर तैयबा का, उसको टारगेट किया था. पाकिस्तान ने डिनाई किया कि जी तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट, विजिबिलिटी नहीं थी ना. दूसरा फिर जब बालाकोट पे हुआ तो उसका रिस्पॉन्ड हुआ विच वाज विजिबल, लेकिन नॉट नेसेसरीली के आखिर में जो कहानी खत्म हुई वो उसमें हुआ यूं कि दोनों साइडों ने कहा, अभिनंदन जो था वो द एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन, लेकिन उसमें हुआ यूं कि दोनों साइडों ने कहा कि एक साइड ने कहा 1965 वॉर की तरह, दोनों साइडों ने कहा कि हम जीत गए. ठीक है, उन्होंने दिखा दिया कि जी देखो हमने प्रेशर हमारा इतना था कि हमने अभिनंदन को वापस कर दिया. ठीक है, हमने कहा देखो रुक गई, हमने आके मारा भी और उनका जहाज भी गिरा, और देखो हमने इसको चाय शाय पिलाई, ये वो वगैरह वगैरह. अब जो है मसला ये है कि एक अगेन नो एविडेंस कि भाई कौन किसकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन हो ये रहा है कि वर्बली उधर से भी अगर प्रोवोकेशन हो रही है, इंडियन मीडिया कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो स्टेट लेवल पे भी प्रोवोकेशन हो रही है ना. मसलन के डिफेंस अटैचे हमारे गर्दन पे छुरियां फिर रहे थे, या बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी पानी नहीं आया सिंधु में तो खून आपका आएगा. ये पॉइंट है जबकि एटलीस्ट स्टेट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, दे हैव टू थिंक वेरी केयरफुली. एंड वी डोंट वांट, देखिए हम इस पॉइंट पे नहीं चाहेंगे कि इंडिया मजीद प्रोवोक हो और पुलवामा बालाकोट वाला कोई सीन हो, बिकॉज हमें भी फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. और फिर अगेन एस्केलेशन लैडर में जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर सीन ये बचता है आखिर में कि जी किसके पास इतनी कैपेसिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे और फिर भी सर्वाइव कर ले. इंडिया की टेरिटरी बड़ी है, हमारी कंपैरेटिवली टेरिटरी कम है. सो वो आखिर तक आप ले जाने वाला जो अगर करेंगे, एंड हमने देखा है रजा के ये कौन सा इवेंट था, वाज इट आफ्टर कारगिल या मुंबई के बाद, कि दोनों साइडों के मीडिया वाले भी और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी लगे हुए थे कि न्यूक्लियर वेपन चला दो, ना कि जब न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे नहीं है. बॉम्बे के बाद बॉम्बे के बाद, राइट. सो बात यह है कि दोनों साइडों को हैव टू बी केयरफुल, बट डेफिनेटली मीडिया तो दोनों के पागल हैं, हो सकते हैं, सिविल सोसाइटीज भी हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. प्रोवोकेटिव होने की जरूरत इस वक्त नहीं है. ये जो एक सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान की ऑफिशियल एक लाइन है कि जी वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, फेयर इनफ. अब बात यह है कि बात करने की जो है, और इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन. इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी जब हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन और बात की थी मुंबई के बाद,
तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, राइट? बट डेफिनेटली एस्केलेशन लैडर पे अब कि आप उस डायरेक्शन में मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को ना लेके जाएं जिसमें इंडिया को करना ही पड़े कि कुछ एक्शन हमने दिखाना है, और उसमें फिर ये कोई नहीं देखेगा कि सही कौन था या गलत कौन था। इतनी बर्बादी की तरफ जो है, बिकॉज देखिए कन्वेंशनल वॉर में अगर स्केल है 1 से 10 से आपकी मेरी कन्वेंशनल वॉर हो रही है रजा, तो अगर आप जीत गए एंड से यू गेन टेरिटरी वगैरह वगैरह, तो से 6 या 7 पॉइंट्स आपके, आई हैव लॉस्ट 7 पॉइंट्स, यू हैव गेन 7 पॉइंट्स, मेरे 3 पॉइंट्स बच गए, आपके 7 पॉइंट्स आपके गेन हो गए। न्यूक्लियर वेपन में स्केल इज मच बिगर, 1 से 100 का है जी। और उसमें न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वॉर होती है तो 1 to 100 के स्केल पे नुकसान है दोनों साइडों का। अब उसमें किसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जाएं करें। अच्छा, एक ऑप्शन जैसे है जो कि अगेन इंडिया इज लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस, एक है कि नेवी को वो डिप्लॉय करें, नेवल ब्लॉकेड, क्वारंटीन, ये वो, अगेन दैट इज एक्सपेंडिंग द फ्रंट। एंड बात यह है कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों को चाहे अच्छा लगे ना लगे, बट बात यह है कि इस वक्त कन्वेंशनली दोनों फौजों की एक सिमेट्री है, एसिमेट्रिक नहीं है कैपेबिलिटीज, एंड दिस इज नॉट बीन काउंटिंग कि अच्छा जी उनके पास 100 जहाज हैं, हमारे पास 50 जहाज हैं। ट्रेनिंग मतलब कि बात हो रही है जैसे कि जी रफाल जो है वो हैं। अब बात यह कि सवाल उठता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रफाल्स के साथ कितना एक्सरसाइज किया है, कितना उनका एक्सपीरियंस है। हमारे पास वी हैव more than 2 squadrons of F-16s, and we have flown, PAF has flown with it, has more experience with it for longer, बड़े 2-3 decades से। So there are clear numerical asymmetries, but qualitative symmetry है जिसमें decisively कोई एक जिसे कहते हैं ना कि जीत नहीं सकेगा, और फिर नेचुरली जब एस्केलेशन होगी तो न्यूक्लियर की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर है भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है, तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो आप तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? उनकी जो फौज है, मैं अब कहता रहता हूं, फिर एक दफे कह दूं, 4 गुना हमारे से ज्यादा है उनका फौज। एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना, समझ गया? तो हम लोग अगर हमें लड़ना है तो हमें फुल स्पेक्ट्रम, जैसे हमने अनाउंस किया है, हम फुल स्पेक्ट्रम लड़ाई होगी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। नहीं तो ये हथियारों को हम ऐसे तो नहीं दिया है ना क्या चार दाग के बैठे रहे, इनमें ये भी इस्तेमाल होंगे। बल्कि अगर हमने कभी भी जीतने की बात छोड़ दें पाकिस्तान को, अगर हम हिंदुस्तान को रोकना है फ्रॉम विनिंग द वॉर, जीतने के जीतना, शिकस्त भूल जाए, जीतना, उसके लिए हमें ये जो ऑड्स मैंने बताया हूं, इतना फर्क जो है, इतना गैप जो है, हमारे पास कितना है उनके पास कितना है, वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ अगर हम लड़े तो वो तो आपको मैंने अभी बताया है कितना उनकी अक्सरियत है एयरफोर्स और नेवी और आर्मी में। तो यार बात असल ये है कि आखिर कभी आप लोग, हमने सोचा है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों लिए? हमने इसलिए लिया है कि लोगों को कहने कि मत आओ, बेशक तुम हमारे से बड़े हो, 10 गुना ज्यादा उनके पास पैसे हैं, 10 गुना ज्यादा एरियर है, फौज भी ज्यादा है, एयरफोर्स भी ज्यादा है, मगर हमारे पास वो है, वो हथियार हमने डेवलप किया है। उस हथियार के लिए जो हमने घास खाया है वो है जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक सर।